हेलो, वेलकम। मैं रविंद्र मिश्रा, ISYS यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंद इस्लामिक स्थापत्य, उसकी संकल्पना और निर्माण पर बात करेंगे। बिल्कुल प्रारंभिक चर्चा, लेकिन चर्चा ऐसी जो आपकी अवधारणा को बहुत क्लियर कर दे, और उस अवधारणा को क्लियर करने में जो एकाध तथ्य या सूचनाएं आवश्यक होंगी, हम केवल उस पर बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हिंद इस्लामी स्थापत्य की जब हम बात करते हैं तो 1206 ईस्वी मोटे तौर पर यहां से जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना, जिसकी हम शुरुआत कहते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं भारत में तुर्कों का आगमन, यानी तुर्कों ने आकर जो भारत में सत्ता स्थापित की 1206 ईस्वी में, जो दिल्ली सल्तनत, वहां से हम लोग भारत के स्थापत्य में एक नए तत्व का समावेश देखते हैं। हम भारत के जो पहले के पुराने तत्व हैं उनको और नए आने वाले तत्वों को मिलाने से एक नई हिंद इस्लामी स्थापत्य शैली का विकास होता है, और हम लोग उस हिंद इस्लामी शैली की मूल और मुख्य बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जब तुर्क यहाँ आए तो एक बात समझ लेते हैं कि तुर्क जब भारत आते हैं तो ऐसा नहीं कि वह एक सभ्य लोग, बुद्धिजीवी लोग, सुसंस्कृत लोग वह भी हैं, साथ ही साथ आक्रमणकारी हैं। और यह जो आक्रमणकारी हैं, प्रारंभ में वह आक्रमण करते हुए आएंगे। जाहिर सी बात है, मध्यकालीन बातों का आज के दौर से संबंध नहीं है कि मध्यकाल में अगर भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ तो ऐसा नहीं होगा कि भारत के लोग वह धूप में चने, पानी या गुड़ लेकर बैठे होंगे कि अरे रे आइए सरफुद्दीन साहब, हम आपका ही तो इंतजार कर रहे थे, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। ऐसा नहीं कहा होगा। ना उन्होंने आकर कहा होगा कि राम राम भैया, राम राम, आपको देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी और इतने दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। नहीं, वो आए यहां इलाके जीतने के लिए और राज्य कायम करने के लिए। तो लकड़ियां चली, तलवारें चली, खून बहे, और धीरे धीरे जब शासन का स्थिरीकरण हुआ तो कला में, स्थापत्य में, साहित्य में, दर्शन में, तमाम दूसरी चीजों में जहां मुमकिन था, समन्वय की शैली वह विकसित हुई। एक नए तत्व दोनों के मिलने से विकसित हुए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि ये दोनों एकदम प्रारंभ से ही मिले होंगे। तो मोटी मोटी बातें समझिए कि यह जो भारत पर तुर्कों के आक्रमण थे, या तुर्कों, अफगानों, मुगलों आदि, एक मोटी बात, इनकी विजय क्यों हुई, भारत के तत्कालीन जो भी शासक थे उनकी पराजय क्यों हुई, इस पर बात नहीं करें। बस एक मोटी बात यह समझे कि इन आक्रमणों में एक तो धन का लोभ था, और दूसरा धर्म की जो आस्था थी, धर्म या जो उनकी आस्था थी, उसके साथ जो लगाव था, उसने भी उनकी विजय में एक भूमिका निभाई। यानी भारत पर आक्रमण यहाँ की संपदा, यहाँ के धन प्रारंभ में लूटने के लिए और धीरे धीरे यही साम्राज्य स्थापित करने के लिए। और ये इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, और मोटे तौर पर यह हम किसी नेगेटिव, नकारात्मक सेंस में नहीं कह रहे कि कहीं ना कहीं वह जो धर्म के फैलाव को लेकर एक उत्साह था, उसके चलते भी इन लोगों के विजय में उसने अपनी एक भूमिका निभाई। तो जाहिर है, जैसा हमने कहा कि ऐसा नहीं हुआ कि वो आए और यहाँ के लोग उनको गले मिलाकर खड़े हो गए, या वो आए और यहाँ के लोगों से आकर गले मिल गए। है तो जब ये आए तो हमने कहा कि इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, और उस इस्लाम धर्म आप सभी लोग जानते हैं, तो उस धर्म को लेकर एक विशेष किस्म का लगाव था,
उसके पीछे क्या एक दर्शन था। तो ये लोग बेसिकली मध्य एशिया से थे और मध्य एशिया से धीरे धीरे पश्चिम एशिया की तरफ आए और इन लोगों ने भी इस्लाम धर्म को कबूल किया था। तो जब ये भारत आए, तो भारत आने के बाद हम स्थापत्य पर बात कर रहे हैं और बात बहुत जल्दी हम लोग खत्म करेंगे केवल समझने के लिए। तो जब ये आए तो इन्हें क्या चाहिए था? सबसे जरूरी चीज जो वह आक्रमण किया उन्होंने, अगर कुछ राजाओं को पराजित किया जो कि इतिहास है, तो उसके बाद क्या चाहिए? लोगों को सबसे पहले रहने के लिए घर चाहिए, और हमने जैसे कहा कि एक उस धर्म का, इस्लाम का उत्साह था, तो सबसे पहले चाहिए थे इबादत खाने। हम अपनी पूरी चर्चा केवल स्थापत्य पर ही फोकस करके रखेंगे, इसलिए और चीजों पर बात ही नहीं करेंगे। तो घर चाहिए रहने के लिए, तो एकदम से शुरू में जो घर भी होंगे, तो यहां के जिन स्थानीय राजाओं को पराजित किया, उनकी कोठियों पर, उनके गढ़ों पर अगर कब्जे किए, तो उसे ही अपना आवास बनाया। और दूसरा चाहिए था इबादत खाना। वह बहुत जरूरी था जहां वो इबादत कर सकें, पूजा कर सकें, और उनके इबादत के लिए मस्जिद की जरूरत थी। तो इन लोगों के पास अपने स्थापत्य की एक शैली थी, उस शैली की कुछ खास विशेषताएं थी। उस शैली की कुछ खास विशेषताएं सबसे पहले हम लोग उसकी चर्चा करें कि इन लोगों की शैली की खास विशेषता थी कि ये लोग स्थापत्य में गुंबद का निर्माण करते थे। दूसरी बात कि इन लोगों के स्थापत्य में मेहराब का प्रयोग होता था। तीसरी बात कि इनके आने के बाद भारत में पहली बार वह मकबरे बनने शुरू हुए, जो किसी शासक, किसी राजकुमार या किसी दरवेश संत की याद में उसकी कब्र के ऊपर बनाए जाते थे। ठीक। चौथी बात, हम लोग, यह तो एक 3 मोटी मोटी बातें हैं जो बनते थे। चौथी एक महत्वपूर्ण बात कि इनके निर्माण में ऊंचे पतले मीनारों की भूमिका थी। ऊंचे पतले या संकरे मीनार, यह इनके निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इनके निर्माण, यानी इनके स्थापत्य की मुख्य बातें क्या थी? गुंबद, मेहराब, ऊंचे पतले या संकरे मीनार और मकबरे किसी की याद में बनाए जाते थे। यह एक नई चीज थी जो भारत में पहले उपलब्ध लगभग नहीं थी। तो पहली बात तो यह समझें कि ये तुर्क गुंबद या मेहराबों के प्रथम प्रयोक्ता नहीं थे। अगर आपसे यह सवाल हो तो इन लोगों ने इसे रोम से सीखा था। बेजंतिया साम्राज्य के जरिए रोम में गुंबद और मेहराब की परंपरा थी, और उस गुंबद और मेहराब को इन तुर्कों ने सीखा और वह परंपरा लेकर वह भारत आए। दूसरी तरफ यह याद रखेंगे कि ऐसा नहीं कि भारत में गुंबद और मेहराब की कोई कल्पना ही नहीं थी। भारत के लोग इस गुंबद और मेहराब से इससे पहले भी परिचित थे, इससे पहले भी परिचित थे, लेकिन इनका नगण्य उपयोग करते थे। सूचना के तौर पर अगर आपको उस ढंग से कभी कोई प्रश्न आए, तो हड़प्पा सभ्यता के महलों में भी, वहां के निर्माण में भी आपको मेहराब के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलेंगे। ठीक। एक और महत्वपूर्ण बात कि चूंकि इन अपने भारत के निर्माण से हम इसकी तुलना करेंगे, लेकिन उसकी तुलना करने के पहले एक बात वह जो आगे कहनी है वह केवल यह कह लें कि इनके यहां, जैसे अपने यहां साज सज्जा में मंदिरों के जो निर्माण की परंपरा थी, हम लोग उस पर बात करेंगे अभी, तो वहां देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। जीवित राजाओं या गुजरे लोगों की मूर्तियां भी बनाई जाती, यानी वह जीवित वस्तुओं की तस्वीरें, मूर्तियां आदि, यानी उनको उत्कीर्ण किया जाता था।
इस्लाम में धार्मिक रूप से जीवित वस्तुओं का अंकन मना था, इसलिए जीवित वस्तुओं का अंकन नहीं होता था। लेकिन इन लोगों ने कुछ बेल बूटे, कुछ ज्यामिति आकृति जैसे त्रिभुज, वर्ग, चक्र, इस तरह के, और कुरान की आयतें उसे एक खांचे में बनवाकर लिखाने की परंपरा शुरू की, और इस तरह से यह सजावट की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें धीरे धीरे भारतीय तत्व सजावट में जैसे कमल के फूल, बेलपत्र, घंटियां आदि, उनके भी उपयोग होने लगे। इसका एक और दूसरा पहलू भी है, उस पर हम लोग इसकी व्याख्या में बात करेंगे। तो अभी आप ये 5 चीजें समझ लें कि गुंबद, मेहराब, मकबरे बनाने की परंपरा, ऊंचे और सकरे मीनार, और सजावट के लिए कुरान की आयतें, और विभिन्न तरह के ज्यामितीय आकृति यानी त्रिभुज, चतुष्कोण और भी तरह की चीजें, और आगे चलकर फूल पत्तियां आदि भी ये आए। अब आते हैं हम लोग इसे समझने के लिए कि इस परंपरा को हिंद इस्लामी परंपरा कहा जाता है। स्थापत्य में इस शैली को कहा जाता है हिंद इस्लामी शैली, यानी हिंदुस्तानी और इस्लामी शैली। तो इस शैली पर एक साथ पुरानी भारतीय परंपरा, पुरानी भारतीय स्थापत्य परंपरा और नई इस्लामी परंपरा, उन दोनों का मिश्रण दिखाई पड़ता है। इसलिए इसको हिंद इस्लामी शैली या कुछ लोग इंडो सारसैनिक शैली भी बोलते हैं, इंडो सारसैनिक शैली भी बोलते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? गुंबद, अभी इसके पहले हम लोगों ने चर्चा कर ली थी इनकी मुख्य विशेषताओं की तरफ, कि कैसे वो गुंबदों का निर्माण करते थे, और बाकी सभी चीजें दोहराएंगे नहीं। अब भारत में जो इसके पहले भारत की परंपरा थी, उसमें खास करके मंदिर निर्माण, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि गुप्त काल में मोटे तौर पर मंदिर निर्माण कला की एक बेहतर शुरुआत और विकास दिखाई पड़ता है। और इस मंदिर निर्माण कला में हम लोग यह देखते हैं कि एक परंपरा थी जहां एक गर्भगृह जिसमें मुख्य देवता का कक्ष होता था, और उस मुख्य देवता के कक्ष के साथ जुड़ा हुआ एक दालान होता था। मंदिर शुरू में गुप्त काल के जो उसके शिखर थे वो चपटे थे, जैसे आजकल के मकानों के होते हैं। धीरे धीरे उसमें शिखर बनने शुरू हुए, फिर चार दीवारी वगैरह, प्रदक्षिणा पथ वगैरह, ये तमाम चीजें थी। तो आप मोटे तौर पर अगर देखेंगे तो भारतीय मंदिर निर्माण की परंपरा में सामान्य तौर पर कि या तो यह मंदिर है जिसकी की छत, जिसको कि हम चपटी देख रहे हैं। आगे चलकर गुप्तों के दौर में ही हम देखते हैं कि ये जो छत है वो शिखर युक्त हो रहे हैं। अब यहां जहां यह गर्भगृह कहलाता है, जहां मुख्य देवता हैं, फिर इसके साथ जुड़ा हुआ एक दालान है, बरामदा। फिर आगे धीरे धीरे हम देखते हैं कि प्रदक्षिणा पथ डेवलप होता है, फिर ढेर सारे मंदिर बनते हैं, शिखर ऊंचा होता जाता है, आदि चीजें। अब जब ये तुर्क भारत आए, हमने कहा कि इनकी सबसे प्रारंभिक जो जरूरत है स्थापत्य में वो क्या? घर और इबादत खाना यानी मस्जिद। तो एक हमने कहा कि उनकी जरूरत थी उन्हें, और उसका निर्माण वो कैसे करते, निर्माण करने में वक्त लगता। तो यह जो एक मिश्रित शैली विकसित हुई, यह कैसे विकसित हुई, इस पर बात करने के पहले एक बार हम लोग जरा सा देख लें। यह जो है गुंबद है, यानी
कोई भी चार भुजाओं वाला घर हो और उस पर यह गुंबद की आकृति बनी होती थी। ठीक, चार भुजाओं वाला घर हो, उस पर यह गुंबद का निर्माण। अब जरा गौर से देखेंगे, आप देख सकते हैं कि यह जो आपके बगल में तस्वीर है, इसमें ये पतले सकरे मीनार जैसी चीज भी बनी हुई है। ये पतली सकरी ऊंची मीनार जो इनकी विशेषता थी वो दिखाई पड़ रही है। तो गुंबद क्या हुआ, इस ढांचे के ऊपर यह गोल आकृति। पहली बात, यह क्रमशः कैसे डेवलप हुआ, इस पर हम लोग बात कर लेंगे। दूसरा, हम लोगों ने क्या कहा कि इसके अलावे ये मेहराब। अब ये जो मेहराब है, ये आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि भारत में मेहराब की पद्धति नहीं थी, लोग नहीं जानते थे, लेकिन यह जो मेहराब है, यह मेहराब वैज्ञानिक तरीके से है। और इसे ऐसे समझे कि भारत में जो मेहराब बनाए जाते थे, तो मान लीजिए कि ये यहां तक ये 2 दीवारें हैं, फिर धीरे धीरे इस पर पत्थर रखा, थोड़ा सा पत्थर बाहर किया, फिर अगले चरण में इससे थोड़ा सा बाहर किया, फिर अगले चरण में इससे थोड़ा सा बाहर किया, फिर अगले चरण में इससे थोड़ा बाहर किया, इससे थोड़ा बाहर किया, और अंत में एक ये दीवार बन रही है। एक पत्थर को थोड़ा सा इससे बाहर किया, थोड़ा सा इससे, फिर उसके बाद बहुत सारे घरों में, आज भी गांव में शायद ऐसे ताखे आपको दिखाई पड़ जाते होंगे जहां पर दिए वगैरह रखे हुए मिलते होंगे। तो यह जो परिपाटी थी कि इसमें धीरे धीरे दीवार से पत्थर का थोड़ा सा हिस्सा आगे खिसका दिया, थोड़ा सा आगे खिसका दिया, फिर उसके ऊपर पत्थर रखा, तो 75% भार इधर रहा, 25% बाहर किया, फिर उसमें इस तरह से करते हुए धीरे 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 सकरा होता हुआ वो वहां तक आ। और यहां आप देख रहे हैं कि यह जो है, इसमें आपको वह धीरे धीरे क्रमशः सकरा होता हुआ वह नहीं आ रहा है। यह एक सक्रिय आकृति है जो अपने आधार क्षेत्र के आसपास से ही इस रूप में आ रही है। ये मेहराब की वैज्ञानिक पद्धति है और इस पद्धति को लेकर तुर्क आए। ठीक है। तीसरी बात हम लोगों ने की थी कि किसी की याद में मकबरे, तो कोई मृत होता है, उसकी कब्र होती है और वहां उसे दफनाया जाता है, फिर उसके ऊपर एक छतरी नुमा, आपने बहुत सारे देखे होंगे, वो एक आकृति बनाई जाती है, और फिर जो जितना शक्तिशाली होता है, संपन्न होता है, वह किसकी कब्र है, उसके ऊपर उतने ही भव्य मकबरे बनते हैं। ठीक। अब आते हैं लौटकर कि जिसे हम लोग कह रहे हैं कि हिंद इस्लामी स्थापत्य एक मिश्रित शैली। हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि वह जो मिश्रित शैली है, वह मिश्रित शैली बनी कैसे। मिश्रित शैली वह कैसे बनती है। एक सिंपल, तुमने कहा कि आए इन्हें इबादत खाने चाहिए थे, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किए कि यहां की जो संरचनाएं हैं उन्हें तोड़ा गया और उसके मलबे पर निर्माण किया गया। एकदम से देखते ही देखते एक झटके में तो मस्जिद तामीर की नहीं जा सकती थी, खड़ी की नहीं जा सकती थी। तो लिहाजा इन्होंने यहां के पहले के जो धार्मिक स्थल थे उन्हें तोड़ा और उसके मलबे पर निर्माण किया। कैसे? जैसे मंदिरों में सामान्य तौर पर यह जो गर्भगृह वाला हिस्सा है, वह उसके ऊपर, यह मान लीजिए मंदिरों के शिखर, इन्हें केवल ये वाला हिस्सा तोड़ना पड़ा। इस वाले हिस्से को तोड़कर उस वाले थोड़े से त्रिकोणी वाले शिखर को, या वह गोल, धीरे धीरे वो जो पतला होता हुआ शिखर है, उसकी जगह पर गुंबद रख दिया। आजू बाजू में कुछ एक आध मीनारें बना दी, जगह बन गई। तो अब ऐसे में एक बात ध्यान रखेंगे कि अक्सर कहा जाता है, जैसा मैंने शुरू में कहा,
कि इन्होंने हिंदू प्रतीकों के भी इस्तेमाल किए, चाहे वो कमल के फूल हों, घंटियां हों, बेल के पत्ते हों, आम्र पल्लव हों, इस तरह की चीजें। तो यहां एक बात और ध्यान रखने की चीज है कि इस मिश्रित संस्कृति का एक प्रारंभिक कारण यह भी है कि चूंकि भारतीय पुरानी संरचनाएं तोड़ी गई और उस पर नए तुर्की सोच की संरचना स्थापित की गई, तो कुछ चीजें, वह जो इनकी पुरानी चीजें थी, जो अवशेष थे, वह रह गए जल्दी में और उनके ऊपर जल्दी जल्दी से निर्माण किया गया। तो जाहिर सी बात है कि वह इसके चलते भी कुछ जो पुराने भारतीय या हिंदू तत्व हैं वो उनमें रह जाएंगे। इसे एक उदाहरण से समझें कि जैसे हम लोग यह देखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, यह 2.5 दिन का झोपड़ा पहले विग्रह विशलराज, उन्होंने वहां एक सरस्वती मंदिर बनाया था और उन्होंने एक नाटक लिखा था हरिकेली। जाहिर है उस नाटक की कुछ पंक्तियां या संवाद उन्होंने विग्रहराज विशलदेव ने उस पर खुदवाई होंगी। उनके नाम से काव्य रचना करने वाला उनका कवि सोमदेव, उसने जो काव्य की रचना की उसकी भी कुछ पंक्तियां उसमें आई होंगी, क्योंकि जाहिर है कि वो उनके यशोगान के लिए होगा। और उसे तोड़कर उस पर यह मस्जिद अगर बनाई गई तो आज भी वहां पर विग्रहराज के लिखे हुए हरिकेली नाटक के संवाद या सोमदेव की लिखी हुई विग्रहराज पर जो किताब है उसकी पंक्तियां हैं और मस्जिद भी है, तो वह अपने आप में एक मिश्रित हो गया। लेकिन उसके बाद आइए, यह इसलिए ऐसा नहीं कि वो तोड़कर ही सभी ऐसे स्थलों को तोड़कर मस्जिद निर्माण करना चाहते थे। नहीं, हमने कहा कि शुरू में उन्हें चाहिए थे इबादत खाने, और चूंकि भारतीय परंपरा के मंदिरों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करना पड़ता था मस्जिद बनाने के लिए, तो वह उनके लिए थोड़ा आसान हुआ। अब दूसरी बात कि जब वो निर्माण कर रहे थे तो जाहिर है कि जब लोग युद्ध के लिए आते हैं तो वह क्या लेकर आते हैं? सामान्य तौर पर अपने साथ सैनिक, ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा सैनिक, और अन्य चीजों के भार जितने कम से कम हों तो वो ज्यादा से ज्यादा सैनिक के साथ आए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनके यहाँ पत्थर के काम करने वाले संग तराश या इन भवनों को बनाने वाले कारीगर, जिन्हें हम राजमिस्त्री कहते हैं, वो तो बहुत संख्या में साथ लेकर नहीं आए होंगे या लगभग नहीं आए होंगे। तो जिनसे उन्होंने यहां काम शुरू करवाया वह भारतीय परंपरा के निर्माण में सिद्धस्त थे। भारतीय परंपरा का निर्माण, और इन लोगों के पास जो निर्माण शैली या उसकी रूपरेखा थी, तुर्क शासकों के पास वह रूपरेखा वह कैसी थी? वह इस्लामी पद्धति की थी। तो जैसे कि मैं कोई चीज आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, आप चीजें समझेंगे, ये चीजें आपके भीतर होंगी जब आप लिखेंगे, लेकिन लिखने की आपकी जो शैली है, जो आपका तरीका है, वह आएगा, या आपके लिखने की जो शैली और तरीका है उस पर मेरी छाप आएगी। यानी कहीं ना कहीं मेरा कहने का अंदाज, मेरे पढ़ाने के अंदाज, समझने समझाने का अंदाज, लिखवाने का अंदाज और आपके अपने अंदाज, तो वह कर आप रहे होंगे। मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मैंने रूपरेखा दी, लेकिन आपके अपने भीतर की जो शैली है, उस रूपरेखा को ग्रहण करते हुए भी आपकी अपनी जो शैली है वह तो दिखाई पड़ जाएगी। ठीक, तो वैसे ही चूंकि भारतीय परंपरा के निर्माण के सिद्धस्त थे, तो शुरू में इन्हें बनाने वाले कौन थे? भारतीय कारीगर, चाहे वह पत्थरों को घिसने वाले, संगतराश तोड़ने वाले हों, घिसने वाले हों, या राजमिस्त्री, उनको आदत थी भारतीय परंपरा के निर्माण की। यहां के
मंदिरों में जिस तरह की चीजें, यहाँ के महलों में जिस तरह की चीजें होती हैं, और रूपरेखा इन्होंने ऐसे दिया। आर्किटेक्ट ने एक नाप नक्शा बना कर दिया और मिस्त्री वो हमारा लोकल था। मैं अपने गांव में महानगर दिल्ली के एक बड़े से आर्किटेक्ट को लेकर जाकर नाप नक्शे, लेकिन वह काम करने वाले अगर हमारे वहीं के होंगे जिन्हें इस तरह के महलों के निर्माण की या अपार्टमेंट के निर्माण की आदत नहीं है, तो आप देखकर कह देंगे कि ये इसकी रूपरेखा तो बड़ी तगड़ी है, लेकिन लगता है काम लोकल कारीगरों ने किया है। ठीक है, तो बस ये चूंकि भारतीय कारीगर थे और ये भारतीय परंपरा के निर्माण में सिद्धहस्त थे, तो इनकी रूपरेखा में भी जब वह काम कर रहे होंगे तो उस भारतीय परंपरा, उसकी कुछ छटा वह दिखाई पड़ जाएगी। इससे स्थापत्य की एक मिश्रित शैली हो गई। तीसरी बात कि अब चूंकि जब वह रहने लगे और उन्होंने क्रमशः निर्माण करवाए, तो भारतीय परंपरा की बहुत सारी चीजें उन्हें भी स्वीकारी हुई। हमने कहा कि वह बेलबूटों में या जीवित वस्तुओं को नहीं अंकित करने के बाद जब वो कुरान की आयतें, ज्यामितीय फिगर वगैरह अंकित करते थे, तो धीरे धीरे उन्होंने भी कमल के फूल, घंटे, आम्रपल्लव, स्वास्तिक आदि चिन्ह जो कि भारतीय परंपरा के शुभ चिन्ह थे, उनका भी इस्तेमाल किया। और इस तरह से एक नई हिंद इस्लामी शैली विकसित हुई। तो क्लियर है कि क्या क्या हमने बात की। अब हम केवल कुछ बातें आप लोगों के लिए कह दें जो कि मोटे तौर पर, सामान्य तौर पर जो सूचनाएं हैं। हमने कहा कि ये गुंबद, तो बस ये ध्यान में रखेंगे कि गुंबद अब जैसे इस पर बना तो क्या फायदे हैं। एक तो यह कि अब जैसे अब एक बड़ा सा हॉल, या मान लीजिए कि दीवारें दे दी गई चारों तरफ से, उस पर बड़ा सा गुंबद बना दिया। इसका यह था कि एक बड़ा सा खुला क्षेत्र, अब थोड़ा अपने आसपास देखें, आंख मुन्ने, कि यहां से वहां तक और वह गुंबद से घेरा हुआ है। तो छोटे कमरे नहीं, एक बहुत बड़ी जगह। और ये बड़ी जगह जब बनती थी तो चाहे वह राज दरबार हो, वहां भी गुंबद शैली का ही प्रयोग हो रहा है, और चाहे वह मस्जिद, तो एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोग वहां आ सकते थे, खड़े हो सकते थे, बैठ सकते थे, जुट सकते थे, असेंबल हो सकते थे। एक फायदा यह था इनके। एक दूसरा कि चूंकि दीवारों के ऊपर यह गुंबद थे, तो अब बड़े बड़े स्तंभ या पिलर की आवश्यकता घट गई। ठीक है, वो जो मेहराब की शैली जिसकी हम लोगों ने बात की, उस पर बात यहां याद रखेंगे। तो ऐसे जो गुंबद हैं भारत में, ऐसा वास्तविक वैज्ञानिक गुंबद, तो अब ये जो गुंबद भी था, तो मान लीजिए कि शुरू में जब पहली आकृति में गुंबद कोई बना, तो मान लीजिए कि कारीगर ने डरते हुए छोटा सा बनाया कि यार कहीं समूचा का समूचा गिर ना जाए। फिर धीरे धीरे कारीगरों के कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे, तो वो गुंबद थोड़ा और ऊंचा होने लगा। फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ा तो और ऊंचा, और वह दूर से उस भवन की भव्यता को चार चांद लगा देते थे। यह उनके स्थापत्य की विशेषता थी। जैसे आप देख सकते हैं कि यह गुंबद कितना ऊंचा है। ठीक है, तो एक तो यह कि यह कैसे क्रमशः फिर विकसित हुआ। अब आपको तथ्यात्मक तौर पर एक सिंपल अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि चूंकि गुंबद धीरे धीरे वास्तव में वह वैज्ञानिक गुंबद, जिसे हम कह सकते हैं कि यह पहला वैज्ञानिक आधार पर सही, या पहला वैज्ञानिक आधार पर पैमाने पर आने वाला पहला गुंबद सल्तनत काल में कौन सा था, तो वह अलाई दरवाजे में बना हुआ गुंबद था। अलाई दरवाजा वह पहले वैज्ञानिक गुंबद का उदाहरण पेश करता है। उसकी तस्वीर यहां नहीं है। ठीक है, तो यह ध्यान में रख लेंगे। अलाई दरवाजा जो मीनार है, कुतुब मीनार, उस कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार के तौर पर बनाया गया है। ठीक, हम लोग आज किसी तथ्य या संरचना पर बात नहीं कर रहे। हमारा मामला केवल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर है और उससे लगे हुए उदाहरण। मीनार का पहला जो सटीक उदाहरण है वह आप लोगों को पता होगा, वह कुतुब मीनार का है। ठीक है, उससे आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे
तो फिर हम लोगों ने कहा ये मेहराब, मेहराब का वास्तविक वैज्ञानिक उदाहरण वह बलबन का मकबरा है, बलबन का मकबरा। उसके अलावा हम लोगों ने कहा कि इन लोगों ने मकबरे बनाने की परंपरा जो नई चीज थी, तो सल्तनत काल में सबसे पहला मकबरा वह नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, या जिसे सुल्तान गढ़ी का मकबरा भी कहते हैं। और यह मकबरा इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में बनाया था, और यह पहला मकबरा था। इसलिए सल्तनत काल में इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण करने वाला या मकबरा जिसने बनाने की परंपरा शुरू की, उसका श्रेय भी दिया जाता है। तो हमने गुंबद हमने देख लिया, मकबरे देख लिए, हमने मीनारें देख ली। हम अब इस चीज पर आते हैं कि भारत की परंपरा जो पहले थी वह मोटे तौर पर एक तरह से, जैसे हम लोग निर्माण करते हैं तो जो खाली जगह होती थी उस पर एक लिंटन टाइप की चीज देते थे, और ये जो छत होते थे उन छतों के दीवारों पर वजन बेहतर तरीके से लाने के लिए वो बीच बीच में बीम देते थे। तो ये एक मोटे तौर पर लिंटन और शाहतीर की शैली कहलाती थी। तो सल्तनत काल में यह परंपरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, इन्होंने अपनी परंपरा को लिंटन और शाहतीर की परंपरा के साथ जोड़ा। अब सवाल उठता है कि हम ऐसे गुंबद या ऐसे मेहराब आदि के निर्माण के लिए जहां की हमें लिंटन और शाहतीर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वहां इन पत्थरों को जोड़ने के लिए उनके बीच में उन्हें जोड़कर रखने वाला जो मसाला है जिसे हम गारा कहते हैं, वह गारे का निर्माण बेहतर होना चाहिए। तो इस काल में हम पहली बार देखते हैं कंकड़, चूना, पत्थर आदि को मिलाकर गारे का निर्माण होता है, जो पत्थरों को बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इसे कभी कभी सुर्खी गारा भी कहते हैं, गारा या गाड़ा कहा जाता है। ठीक, तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे जो मुख्य विशेषताएं हैं इस्लामी स्थापत्य की। मिश्रित संस्कृति, वह भारतीय परंपरा और वह नई परंपरा मिलकर बनी, क्यों बनी, और कुछ खास प्रमुख बातें। आगे हम लोग निर्माणों या विभिन्न रचनाओं पर अलग से बात करेंगे। थैंक यू।